होम लोन, पर्सनल लोन सब बढ़ेंगे। और जहाँ तक मुझे पता है बॉन्ड इंक्लूजन पे कुछ नहीं आया है, नहीं अब तक तो नहीं आया है। तो बॉन्ड इंक्लूजन में अगर नहीं आया है तो एक बात तो ये थी कि हम कह रहे थे कि बॉन्ड यील्ड जो नीचे करेंगे वो भी फाइन प्रिंट में अभी तक मैंने नहीं अब तक तो नहीं आया। खैर हमारे साथ अब स्वामीनाथन अय्यर जी भी जुड़े हैं, उन्हें भी जोड़ लेते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका की टेक अवे क्या है बजट पर? लंबी अवधि में तो अच्छा लग रहा है जैसे आपने कहा, लेकिन हिट्स एंड मिसेस मेन क्या है आपके लिहाज से इस बजट में? सॉरी भाई, ओवरऑल तो मैं कहूंगा कि रिस्क टेकिंग बजट है। बहुत से बजट टैक्सेशन के बारे में होता है, ये तो स्पेंडिंग के बारे में होता है। और स्पेंडिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट बजट है। ये कह रहे हैं कि इस इकोनॉमी के लिए सबसे जरूरी चीज इन्वेस्टमेंट है। इसके वजह से 35% प्रतिशत गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाले हैं इस साल पे। इतना पहले कभी मेरे ख्याल में कभी बढ़ा नहीं है। और ये रिस्क ले रहे हैं। इनका जो फिस्कल डेफिसिट है, जेटली साहब कोशिश करते थे कि 3.5, 3.2, 3.0% ऑफ जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट करें। यहां तो 6.4% निकाल रहा है। ये बहुत बड़े रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि जब इतने बड़े फिस्कल डेफिसिट है, इसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और अब अगर आप देखें कि हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, पूरे दुनिया में बढ़ रहा है, और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हिंदुस्तान में आ रहा है। तो ये रिस्क ले रहे हैं। इस बजट में इन्होंने रिस्क लिया कि हम ग्रोथ के लिए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के वजह से अपना इकोनॉमी बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ के लिए 8.5%, इसके वजह से और बहुत से प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। और अगर इन्फ्लेशन होए, थोड़े रिस्क ले ही लेंगे। और इसके वजह से उन्होंने वो टैक्स साइड पे बहुत कम किया है। अगर आप पूरा देखिए, बहुत से बजट्स टैक्स के बारे में होते हैं, ये बजट सिर्फ स्पेंडिंग के बारे में है। जो मेन टैक्स प्रपोजल्स है, कोई चेंज है ही नहीं। उन्होंने सोच लिया कि जो कंटिन्यूटी ठीक है, जैसे ही था वैसे ही रहने दो, छोटे मोटे चेंज यहाँ वहां है, मगर ब्रॉडली स्पीकिंग टैक्सेशन साइड पे चेंज नहीं है। इनके सबसे ज्यादा एम्फोसिस है कि स्पेंडिंग स्पेंडिंग स्पेंडिंग। मैं इतना ही बोलूं कि इसमें कमी ये है कि उन्होंने कुछ नहीं बोला कि जो प्राइवेटाइजेशन होना था, कि एसेट सेल्स होने थे, कि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर बेच के नया इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसमें प्रगति बहुत धीरे धीरे चल रहा है। एयर इंडिया हुआ, और अभी अभी मुश्किल से एक नीलांचल इस्पात हुआ, मगर पहले वो कह रहे थे कि 175,000 लाख करोड़ निकालने वाले थे। सेल्स बहुत बहुत कम है, बहुत बहुत धीमे हैं, और ये एक साल के बाद, दूसरे साल के बाद चल ही रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहिए कि ये इतना धीमा क्यों है। इतने बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, और असली में जो इन प्राइवेटाइजेशन के पैसे या एसेट सेल्स के पैसे इतने कम क्यों हैं। इस साल फिर हो गया, इसके बारे में बजट में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। फाइनली हम इतना ही कहेंगे कि मेरे ख्याल में सब्सिडीज बहुत बढ़ गए होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी और ऑयल सब्सिडी तीनों बढ़ गए होंगे। इसके वजह से फिस्कल डेफिसिट बहुत ऊंचा है। तो इस पे भी वो रिस्क ले रहे हैं। हम इतना कहेंगे कि तो ये रिस्क टेकिंग बजट है। वो कह रहे हैं कि हम कहेंगे कि इस बजट में हम ग्रोथ के बारे में जाएंगे, और जितना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा उसके वजह से हमें फायदा हो जाएगा, और चीजों के बारे में हम इतना फिक्र नहीं करेंगे। राइट सोधी साहब, एक क्वेश्चन, आप तो कॉर्पोरेट्स को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जो बाद में निकल के आ रहा है बातचीत के दौरान कि ये ग्रोथ वैसे ही इन्फ्लेशन रिबाउंड हो रहा है, और ज़बरदस्त तरीके से अगर कैपेक्स आता है मिस्टर सोधी, तो ये इन्फ्लेशन को क्या करेगा? और ये अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ब्याज दरें भी बढ़ेंगी, तो क्या वो एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, या सबको ध्यान में रखना चाहिए ये? ऑलराइट, मिस्टर सोधी भी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं। चलिए हम लोग एक टेक चेक ले लेते हैं, क्योंकि जो भी है इस समय एक अच्छी खासी फॉल सडनली देखने को मिली है, और करीब करीब 300 पॉइंट आपका निफ्टी नीचे आया, 1000 पॉइंट सेंसेक्स नीचे आया। देखिए लाल रंग की कैंडल पूरे इरेज करते हुए
नीचे आ गई है। तो रुचित से समझते हैं, रुचित जैन से, कि ये जो क्रैक दिख रहा है बाजार में ये कहाँ तक जाता हुआ नजर आता है। रुचित, कल का ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग मार्केट था, आज भी गैप अप को खुला और उसके ऊपर गेन किया, तो ये एक रेगुलर शॉर्ट थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ रही है या आपका क्या व्यू है लेवल्स पे? जी बिल्कुल, आई थिंक नो गिवन दैट हम इतने बड़े इवेंट में गए थे तो ये इंट्राडे वॉलेटिलिटी तो डेफिनेटली होनी ही है, लेकिन अगर ब्रॉडर टर्म्स देखें तो 17,200 काफ़ी अहम सपोर्ट है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। आई डोंट थिंक मार्केट में कुछ ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज हायर लेवल से हमने थोड़ा करेक्शन दिखा है, ये जस्ट एक बड़ा इवेंट था। इवेंट के पहले जो भी पोजीशंस बनी है प्रोबेबली वो स्क्वायर ऑफ हुई है, इसके कारण हम ये वॉलेटिलिटी इंट्राडे में देख रहे हैं। बट एक बार इंट्राडे वॉलेटिलिटी सेटल डाउन होगी तो उसके बाद आई थिंक मार्केट में एक्चुअल मोमेंटम फिर पता चलेगा। लेकिन 17,200 एक काफ़ी अहम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तब तक ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को ब्रॉडर मार्केट्स पे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए। चंदन तपरिया भी साथ में है। चंदन, आपने जो फॉल देखी बैंक निफ्टी पे, अच्छी खासी फॉल थी, उस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? ये बाय ऑन डिप का मौका है या आपने प्रॉफिट्स अपने क्लोज कर दिए पोजीशन? क्योंकि सुबह काफ़ी लोगों के पास लॉन्ग पोजीशन इंटैक्ट थी बजट में जाते हुए भी। बिल्कुल, देखिए बाजार में मेरा मानना है कि दायरेबंद काम रहेगा ब्रॉडर रेंज में और बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति कंटिन्यू रहेगी। आप निफ्टी की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है 17,180 मेजर सपोर्ट है और सपोर्ट के मद्देनजर हम ऊपर में 17,777 के लेवल को वापस छूते हुए नजर आएंगे। तो इतना बड़ा इवेंट खत्म हुआ है और वॉलेटिलिटी ने ऊपर के लेवल से डिक्लाइन देखा है, तो कहीं ना कहीं वो बाजार को वापस नीचे के लेवल पे स्टेबल देगा और सेलेक्टिव काउंटर्स पे फोकस करना चाहिए। और बैंक निफ्टी मेरा मानना है कि मेजर सपोर्ट है वो लगभग आपको 37,750 के आसपास रहेगा। 37,750 का लेवल होल्ड करता है तो वापस 38,850 तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। तो एज ऑफ नाउ मेरा यही मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहे और इंडेक्स में बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति के साथ काम करें। आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो भैया? आप ही हो जो इस पूरे पैनल में जब से हो लाल स्वेटर पहन रखा है। लगता है आपको आभास था कि बजट के बाद मार्केट गिरेगा। मनीष जी, हाँ जी, कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो सर? आप ही हो जो पूरे पैनल के अंदर आज लाल कलर का स्वेटर पहन रखा है, तो आपको आभास था मार्केट गिरने वाला मैक्रो की वजह से? नहीं, जब बहुत गर्मी होती है तो ठंड की सोचनी चाहिए। और ऐसा है कि ठीक फंस गए। आभास था बोल तो नहीं सकते। तो तभी उन्होंने रेटिंग भी नहीं दी थी। रेटिंग भी नहीं। नहीं, आप उठ कर मत जाना सर, ठीक है? नहीं, आप बोलो क्या बोलो। आप मैक्रो देखते हो, एट व्हाट पॉइंट इन टाइम ये जो बजट है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का जो हम कहते हैं जोड़ी बंधन सा होता है, उसको लेकर के बैकफायर कर सकता है। देखिए, ग्रोथ एट एनी कॉस्ट कभी अच्छी नहीं होती है। रिस्क लेना अच्छी बात है, मगर कहाँ मैक्रो को लेकर के यह गंगा उल्टी बह सकती है। बिकॉज अगर क्रूड ऊपर गया हो और आप कई समय से कह रहे हो जी यील्ड 7% हो सकती है, तो क्या यह बजट जो अटेम्प्ट करा जा रहा है बैकफायर कर जाएगा? निकुंज, ऐसा है कि सिर्फ अगर खर्चा करने से ग्रोथ हो सकती थी तो स्टेट के पास तो अनलिमिटेड कैपेसिटी है खर्च करने की। किसने रोका उनको? जितना मर्जी छापें, जितना मर्जी खर्च करें। तो ये जो व्यू, जो बड़ा स्वच्छंद सा व्यू बनता है ना कई लोगों का कि नहीं चलो बहुत सारा खर्चा कर देंगे तो ग्रोथ आ जाएगी, वो ऐसा होता नहीं है, इतना आसान नहीं है। और जब आप खर्चा करते हो उस सेटअप में जिसके अंदर आपको अपने बजट को भी, जैसे हम अपने परिवार में बैलेंस करते हैं, वैसे ही अगर गवर्नमेंट को भी बैलेंस करना है तो फिर आपको बोरो करना पड़ता है, तो उसकी दूसरी तरफ कॉस्ट आ जाती है। जैसे आप देखो कि आपने बोला कि हम तो 15 लाख करोड़ की बोरोइंग करेंगे, तो बॉन्ड जो है 15-16 बेसिस पॉइंट ऊपर हो गया। जब मैं आपको लिखा भी कि 7 हो जाएगा कुछ दिनों में, तो मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूँ कि मार्च तक हिंदुस्तान में 7 हो जाएगा। तो खर्चा इको हो रहा है मेरा आवाज। तो खर्चा करना इज नॉट अ सोल्यूशन। आई थिंक हमारे को अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से बजट, मैंने जैसे पहले भी बोला कि ठीक है कि एक इंटेंशन है कि फिस्कल कंजर्वेटिज्म
पे हम अडियर नहीं करेंगे, लेकिन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उन एरियाज में जहां पे हम खर्च कर सकते हैं। जैसे पिछले साल भी हमने बोला था कि 6.25 लाख करोड़ का केपेक्स करेंगे, लेकिन हम कर नहीं पाए। अभी भी इस 3 महीने में हमको 3.5 लाख करोड़ खर्चा करना पड़ेगा टू मीट द टारगेट दैट वी हैड पुट आउट पिछले साल। तो ये है कि हमारी स्टेट की कैपेसिटी रिलेटिवली लिमिटेड है, लेकिन आप जब अपफ्रंट अनाउंस कर देते हो कि मैं एक्स्ट्रा खर्च करूंगा, तो जो दूसरे मार्केट्स हैं वो अपफ्रंट एडजस्ट कर लेते हैं उस चीज। जी मनीष, अभी आपके पास वापस आएंगे। वी आर शर्मा JSPL से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर शर्मा, इन्फ्लेशन पे आप तो कॉर्पोरेट हैं और आप समझते हैं कि इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट इन्फ्लेशन से आता है प्रोडक्ट्स पे, ऑफ कोर्स वैल्यूएशन पे भी, लेकिन कारोबार करना, पास ऑन करना, कितना एब्जॉर्ब करना है, मार्जिन में कितना लेना है। ये जो कैपेक्स 30% हाइक किया है, ये ग्रोथ लाएगा फॉर श्योर, बट क्या ये इन्फ्लेशन भी ला सकता है? आपका क्या व्यू है? जी धन्यवाद। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। थोड़ी सी इन्फ्लेशन आने की पूरे चांसेस हैं, आएगी, और इंटरेस्ट भी कुछ आई थिंक 200 बेसिक पॉइंट से बढ़ने की उम्मीद है। ये जो हमारे दूसरे साथी जो आपके चैनल पर जुड़े हुए हैं, इनका जो कंसर्न है वो ठीक है, लेकिन एज ए होल अगर जो हम देखते हैं तो 9.2% की जो ग्रोथ है, एक बहुत अच्छी ग्रोथ है। इसको हम नलीफाई, जो कॉस्ट इम्पैक्ट है उसको नलीफाई कैसे करेंगे, उसको हम ग्रोथ से कर पाएंगे। अभी देखिए, एक बहुत अच्छा काम फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है कि जो न्यू कैपेक्स थे, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स थे, जो हमको प्रोडक्शन जो करनी थी वो 31 मार्च 2023 तक करनी थी, अभी वो हो रही है 31 मार्च 2024 तक। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएंगे। जब कैपेक्स हम करेंगे तो हमारे को ओवरऑल जो बेनिफिट है कंट्री के अंदर वो होगा, एक होलिस्टिक ग्रोथ होगी। दूसरा एक बहुत अच्छा पॉइंट FM ने बोला है कि हम जो लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे और उसके अंदर मल्टी मॉडल पार्क बनाएंगे, जिसके अंदर रेलवे भी होगी, उसके अंदर कोस्टल शिपिंग भी होगी, उसके अंदर ट्रक का मूवमेंट भी होगा। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है। इसके साथ साथ जो बजट को अगर जो मैं इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखता हूं, तो बजट इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा बजट है। 75 ईयर्स की हमारी जो स्वतंत्रता दिवस है, उससे लेके 100 साल तक का एक नजरिया देना, यानी कि अगले 25 साल का, हम लोग 5 ईयर्स प्लान में काम करते थे, अभी अगले 25 साल के एक नजरिया देना एक बहुत अपने आप में बहुत अहम डिसीजन है और वे फॉरवर्ड सरकार ने दिया है। 2-3 पॉइंट मैं और बोलना चाहूंगा। इसके बजट के अंदर कोल गैसिफिकेशन और कोल टू लिक्विड पे बहुत ध्यान दिया गया है, यानी कि कोयले, हमारे पास 350 बिलियन टन कोल भारत के अंदर है। अगर जो हम चाहें, जो 60-70 बिलियन डॉलर साल की सेविंग कर सकते हैं कि हम भारत को एनर्जी में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। एक तो हम जो कर रहे हैं कि हम अपनी जो टोटल सोलर यानी कि सौर ऊर्जा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। दूसरा, हम कोल से गैसिफिकेशन करें, गैस से हम स्टील बनाएं, गैस से हम पावर बनाएं, गैस से हम जो है फर्टिलाइजर बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौट के आता हूँ। हमारे साथ स्वामी सर भी बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि देयर वाज अ रियल पॉसिबिलिटी, और हिस्टोरिकली हमने कई बार देखा भी है कि जब बहुत बड़े हाई स्टेक्स इलेक्शन होते हैं उससे पहले सरकार थोड़ा पॉपुलिस्ट बन जाती है। एटलीस्ट एक विंडो ड्रेसिंग ऐसा किया जाता है बजट का कि ये आम आदमी के लिए बहुत कुछ किया गया है, पॉपुलिस्ट है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इज देयर अ प्लेजेंट सरप्राइज, बिकॉज ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट करने की कोशिश की गई है बजट को। एंड सेकेंड इज देयर वाज लॉट ऑफ फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो, स्टार्टअप्स, ये शब्द बार बार सुनाई दे रहे थे स्पीच में। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? हाँ जी, ये बिल्कुल नॉन पॉपुलिस्ट है। मैंने सोचा था कि यूपी इलेक्शन के वजह से कोई काफी पॉपुलिस्ट चीज होंगे इसमें। उन्होंने, ये स्टेबिलिटी का बजट है, तो उन्होंने ये सोच लिया कि इलेक्शन जीते या हारे बजट के वजह से नहीं होगा, तो बजट पे इसके बजट को इलेक्शन में मत फंसाने के लिए। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत से फाइनेंस मिनिस्टर सोचते हैं कि एक तो यहाँ सब्सिडी या वहां सब्सिडी, यहाँ सब्सिडी देने से इलेक्शन जीतते हैं। असल में ये नहीं होता है। तो ये अच्छी बात है कि इलेक्शन बजट नहीं हुआ है। डिजिटल वगैरह के ये तो बात तो हुई है, जो आप आउटलेट देखते हैं उसमें चीज नहीं है। सबसे दिलचस्पी चीज है ये क्रिप्टो, डिजिटल रुपी क्या होगा, ये क्या होगा,
कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे टैक्सेशन होगा, कैसे होगा, ये अभी अभी रिजर्व बैंक हमें बताएगी। अभी अभी हमें पता नहीं है कि इसके वजह से क्या फर्क हो रहा है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये सब सिर्फ टैक्स एवेजन के लिए हैं, ड्रग, टेररिज्म, ये फजूल चीजों पे है। और क्रिप्टो करेंसीज को मारने के लिए अगर एक गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी होए, तो जो फायदा चाहते हैं डिजिटल के, वो गवर्नमेंट के डिजिटल करेंसी से ले ले और ये प्राइवेट करेंसीज पे मत जाए। तो मेरे ख्याल में यही उनका कोशिश है। प्रशांत जैन, राइट। स्वामी, हमारे साथ स्टे करिए, और हमारे पास अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स ज्वाइन कर रहे हैं समझाने के लिए, बजट और एनालाइज करने के लिए। जन्मेजय सिन्हा हमारे साथ हैं और प्रशांत जैन, HDFC म्यूचुअल फंड के CIO। प्रशांत, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत धन्यवाद 89 स्वदेश में बात करने के लिए। आपने तो न जाने कितने बजट देखे हैं। अगर आपको रेट करना हो 1 to 10, हालांकि मुझे पता है आप बोलेंगे कि बजट का इंपॉर्टेंस कम होता जा रहा है मार्केट के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म तो है। आपको कैसी लगी स्पीच और कौन से एरियाज आपका अटेंशन को पकड़े? नहीं, ये बहुत ही अच्छा बजट है बिकॉज इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है। और जो आपने देखा होगा कि ये बजट की स्पीच एक सामान्य बजट से बहुत छोटी भी थी। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा बजट है। इसमें टैक्स की स्टेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, और साथ ही में फिस्कल डेफिसिट में भी हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तो नेट मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा बजट था। जी, चलिए, हमारे साथ जन्मेजय सिन्हा जी भी जुड़े हैं, BCG इंडिया के चेयरमैन। जन्मेजय जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हम यही बात कर रहे थे कि पॉपुलिस्ट हो सकता था बजट, वो हुआ नहीं है। थोड़ा सा स्मार्ट एक्सपेंडिचर करने की कोशिश की गई है। डाइवेस्टमेंट का नंबर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर है, क्योंकि इस साल का जो नंबर है वो रिवाइज कर दिया गया है 78,000 करोड़, और अब तक अचीव जो हुआ है वो सिर्फ 12,000 करोड़ हुआ है। नेक्स्ट ईयर का है 65,000 करोड़। तो कैसा लगा बजट आपको, जन्मेजय जी? मुझे ये बजट बहुत अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि मैं लास्ट ईयर का बजट और इस साल बजट कंटिन्यूम में देखूंगा। और लास्ट ईयर इटसेल्फ जो हम लोग की ये जो बजट की जो प्रणाली इनने शुरू की वाज ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस इकोनॉमी, कि हम लोग की देखिए पुअर कंट्री है, लो पर कैपिटा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हम लोग को एक्सपेंडिचर करना है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए लास्ट ईयर बढ़ाया गया, इस साल फिर उसके आउटले 7,05,000 करोड़ कर दिया गया। एजुकेशन में मेरी इच्छा थी कि और बढ़ाया जाता, मगर 88,000 से वो 1,05,000 करोड़ हो गया है। मगर वो 1,25,000 हो जाता तो और बेहतर होता है, बट वो इंक्रीज तो किया गया है। सोशल सेक्टर पर एम्फेसिस दिया गया है। पूरा डिस्कशन की कैसे डिजिटल यूज करेंगे हम लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। स्किलिंग के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, और पूरा हेल्थ केयर को कैसे हम लोग कंसेंट लेयर ले आएंगे हेल्थ में, ये सब बहुत मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं ओवर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो ये हम लोग को याद रखना होगा कि इंडिया की जो ट्रेजेक्ट्री बदलने के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी हो रहा है, क्योंकि हम लोग सुपर पावर वगैरह नहीं बन सकते हैं कि हम लोग के लोग पढ़ नहीं और लिख नहीं सकते और कोई स्किल नहीं है उनके पास, और उनका मैलनरिश्ड हो। तो इसलिए हमको ये जो एम्फेसिस शिफ्ट हुआ शुरू ही में बजट के स्पीच में, ये नैरेटिव आ गया कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा जाएगा और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फिर बढ़ाया गया, और एक स्टेबल प्रेडिक्टेबल। जी सिन्हा साहब, आपके पास वापस लौटेंगे। प्रशांत से एक बार समझ लेते हैं। प्रशांत, प्योरली स्टॉक मार्केट वेटरन के एंगल से जो कैपेक्स हाइक आया 35%, जो PLI को बढ़ाया एक साल से, मैन्युफैक्चरिंग PLI, उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? इसका कितना बड़ा इफेक्ट होता हुआ आपको नजर आता है इकोनॉमी पे? और जो ये क्वेश्चन हो रहा है कि इतना कैपेक्स फंड कैसे करेंगे, उसको आप कैसे जवाब देंगे इस बात का? देखिए, जैसे कि जन्मेजय जी बोल रहे थे, जो देश की अर्थव्यवस्था की जो दशा है, इसमें दिशा है, ये एक कंटिन्यूम है बजट। ये बजट पिछले बजट से, तो आई थिंक हम लोग चाह रहे हैं कि देश में केपेक्स रिवाइव हो, इंफ्रा हमारा इम्प्रूव करे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो,
प्राइवेट केपेक्स आए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया है। जैसे डिफेंस में लगभग 70% प्रोक्योरमेंट लोकल इक्विपमेंट से होगा। तो आई थिंक एक बहुत ही कंसिस्टेंट मैसेज इस बजट में है कि हमको जॉब्स बढ़ाने हैं, लोकल लोअर लेवल पे इनकम्स बढ़ानी है, लेकिन उसको हम सही तरीके से बढ़ाएंगे कि हमको सभी तरह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। आई थिंक नेट इस बजट में शेयर बाजार के हिसाब से कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, और हो सकता है बजट मार्केट आज ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन उसको हमको इग्नोर करना चाहिए। और अब एक ही चीज़ का इंतज़ार है कि इंडिया में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो काफ़ी कमज़ोर है काफ़ी समय से, और होपफुली इन दी करंट ईयर जो आगे आने वाला साल है उसमें ये जैसे जैसे केपेक्स रिवाइव होगा तो हमारी क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी और इकोनॉमी में हम एक अच्छी ग्रोथ की आशा करते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल। अब हमारे पैनल पे और भी कुछ नाम इंक्लूड हो गए हैं। हमारे साथ जन्मजय जी हैं, हमारे साथ राकेश भारती मित्तल भी हैं, हमारे साथ प्रशांत जैन है और हमारे साथ अब आनंद राठी जी भी जुड़ गए हैं। राठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि